गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। कैसे हो आप सभी? होप यू ऑल आर फाइन एंड प्रिपेयरिंग वेल फॉर योर अपकमिंग एस्टेट एग्जामिनेशन। आज का जो हमारा सेशन रहेगा PYQ, उसमें हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो रहेंगे काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड पावर पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स। होप आपको आज तक का जो हमारी जितने भी प्रीवियस ईयर क्लासेस हुई हैं आपको कंटेंट वो समझ में आया होगा। सो आज की क्लास भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपने बड़े ही पेशेंस के साथ ये क्लास अटेंड करनी है और फर्दर आपने इस क्लास को मैक्सिमम शेयर करना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को इसका बेनिफिट मिल सके। अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है और लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना है। आइए स्टार्ट करते हैं। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और पावर पे बेस्ड हमारी क्लास रहने वाली है आज की। जो आज की क्लास का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एक वाटर पंप की ना जो पावर है वो गिवन है। पावर की वैल्यू गिवन है 2 किलो वोल्ट। अमाउंट ऑफ वाटर मेजर करना है लीटर के अंदर। इट कैन रेज इन 1 मिनट टू ए हाइट ऑफ 10 मीटर विल बी। आपको टाइम पीरियड गिवन है, यानी कि 1 मिनट के अंदर 10 मीटर की हाइट पे ये कितना पानी जो वाटर पंप है राइज कर पाएगा, अगर उसकी पावर मेंशन हो तो। एज यू नो वेरी वेल, पावर को आप ना कैसे एक्सप्रेस करते हो? रेट ऑफ डूइंग वर्क की फॉर्म में आप एक्सप्रेस करते हो पावर को। इसका मतलब क्या हुआ? पावर इज इक्वल टू रेट ऑफ डूइंग वर्क का क्या मतलब हुआ? टोटल वर्क डन। टोटल वर्क डन डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन डिवाइडेड बाय टाइम। पावर की वैल्यू कितनी गिवन है? 2 किलो वोल्ट, यानी कि 2 × 10⁻³ वोल्ट। ये तो पावर की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है। अब वर्क कितना परफॉर्म होगा? अगर आप ना वाटर को ग्राउंड लेवल से एक पर्टिकुलर हाइट पे राइज करते हो तो बेसिकली उसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। जितने अमाउंट से उसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी उतना ही अमाउंट परफॉर्म करेगी। कौन? वाटर पंप परफॉर्म करेगा उतना ही अमाउंट ऑफ वर्क डन। सो टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा? मास ऑफ द वाटर, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और हाइट, जिस हाइट से उसको राइज करेंगे, डिवाइडेड बाय टाइम, स्टिल इज इक्वल टू। अब मास की वैल्यू तो आपको ना फाइंड आउट करनी है। एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की मेंशन है 10 यूज करनी है। कितनी हाइट पे इन्होंने राइज किया हुआ है? 10 मीटर तक राइज किया हुआ है, डिवाइडेड बाय टाइम। टाइम कितने टाइम में इसने राइज कर दिया? 1 मिनट। 1 मिनट का मतलब होता है 60 सेकेंड। अगर आप फर्दर प्रोसीड करते हो, इसका मतलब क्या हुआ? अब ना m की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, तो m की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई जब आप करते हो आपको क्या वैल्यू मिलती है? 120 मल्टीप्लाई विद 10⁻³ और इसको जब आप डिवाइड करोगे 10 × 10 यानी कि 100 से, स्टिल इज इक्वल टू। अगर आप इसको ना फर्दर सोल्व करते हो तो आपको ये वैल्यू मिलती है न्यूमिरेटर में, हाँ ये आ जाएगा 1200। और क्योंकि ना हम मेजर कर रहे हैं SI सिस्टम ऑफ यूनिट में तो ये किलोग्राम के अंदर आएगा, 1200 किलोग्राम। अब लीटर में एक्सप्रेस करना है। जब आप इसको ना फर्दर लीटर में एक्सप्रेस करोगे तो लीटर में जब आप एक्सप्रेस करते हो तो ये आ जाएगा 1200 लीटर। लीटर इज द रिक्वायर्ड आंसर, क्योंकि 1 किलोग्राम वो अप्रोक्सीमेटली ना 1 लीटर के इक्वल होता है। सो इतना ही वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगा? लीटर के अंदर वैल्यू आ जाएगा आपको यहाँ। बस होप आपको यहाँ तक का कंटेंट समझ में आया होगा। नेक्स्ट वन इज पावर सप्लाई टू ए पार्टिकल ऑफ मास 2 किलोग्राम rises with time as varies with time as। पावर की डिपेंडेंसी ना टाइम पे गिवन है। अगर पार्टिकल की जो इनिशियल वेलोसिटी है, अब t इज इक्वल टू 0 सेकेंड पे जो आप बात करते हो वो इनिशियल वेलोसिटी की बात करते हो, वो वैल्यू आपको ना 0 गिवन है। पार्टिकल की वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है 2 सेकेंड पे, तो कुछ इस तरीके का ना सिनारियो आपको गिवन है। पार्टिकल के साथ एसोसिएटेड जो पावर है, बेसिकली पावर की वैल्यू तो आपको गिवन है, एज ए फंक्शन ऑफ टाइम एक्सप्रेस किया हुआ पावर को एक्सप्रेस किया हुआ है एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। P इज इक्वल टू
3t² डिवाइडेड बाई 2। पार्टिकल का अगर अपना मास कंसीडर करते हो, उसका मास कितना गिवन है, 2 किलोग्राम उसका मास गिवन है। इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 गिवन है, और उसकी जो फाइनल वेलोसिटी, और वो फाइनल वेलोसिटी कितने सेकंड पे, 2 सेकंड पे, वो वैल्यू आपको ना फाइंड आउट करनी है। अब पावर की आपको ना टाइम डिपेंडेंसी दे रखी है। पावर की आपको ना क्या गिवन है, पावर की टाइम डिपेंडेंसी गिवन है। अब आप ना पावर को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हो, रेट ऑफ डूइंग वर्क की टर्म में आप एक्सप्रेस कर सकते हो पावर को। पावर को आप कैसे एक्सप्रेस कर सकते हो, रेट ऑफ डूइंग वर्क। यानी कि यहां पे आप ना पावर के लिए क्या फॉर्मूला लिख सकते हो। पावर के ना दो फॉर्मूले एग्जिस्ट करते हैं, एक तो आप पावर को एक्सप्रेस करते हो रेट ऑफ डूइंग वर्क की फॉर्म में, और दूसरा पावर का फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स विद वेलोसिटी, क्योंकि आपको ना वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहां अपना पावर को ना फोर्स और वेलोसिटी के डॉट प्रोडक्ट की फॉर्म में एक्सप्रेस कर दीजिए। एज पावर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स विद वेलोसिटी। इसका मतलब क्या हुआ, फोर्स और वेलोसिटी का मल्टीप्लिकेशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम 3t² डिवाइडेड बाई 2 गिवन है, स्टिल इज इक्वल टू। अब फोर्स का फॉर्मूला क्या एग्जिस्ट करता, मास इनटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन का क्या मतलब होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। क्योंकि फाइनल वेलोसिटी की आपको नॉलेज अभी नहीं है, वो आपको फाइंड आउट करनी है। इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू 0 गिवन है, और टाइम डिपेंडेंसी है, तो आपने इसकी ना जैसे एक्सेलरेशन की वैल्यू dv डिवाइडेड बाई dt की फॉर्म में लिखनी है। ये इक्वेशन कब वैलिड होती है, जब आप इंस्टेंटेनियस पावर की वैल्यू फाइंड आउट करते हो। ये जो इक्वेशन वैलिड होती है, ये ना इंस्टेंटेनियस पावर के लिए वैलिड होती है। इंस्टेंटेनियस पावर के लिए आप ये इक्वेशन लिखते हो, ये आपने ध्यान देना। एक्सेलरेशन को रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी लिख दिया, स्टिल v इज इक्वल टू 3t² डिवाइडेड बाई 2, स्टिल इज इक्वल टू मास की वैल्यू आपको ना 2 किलोग्राम गिवन है, तो यहां से आ जाएगा v dv इज इक्वल टू, तो ये आ जाएगा आपके पास 3t² dt डिवाइडेड बाई 4। क्यों, मास की वैल्यू आपको ना 2 किलोग्राम गिवन है। फर्दर अगर आप प्रोसीड करते हो, अब आपको ना फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब आपने क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है दोनों तरफ, इंटीग्रेट बोथ द साइड। वेलोसिटी की इनिशियल वैल्यू 0 है, फाइनल वैल्यू मान लीजिए v है, जो हमको फाइंड आउट करनी है। अब टाइम, टाइम की इनिशियल वैल्यू 0 है, और फाइनली टाइम की वैल्यू है आफ्टर 2 सेकंड, क्योंकि वेलोसिटी की वैल्यू आफ्टर 2 सेकंड आपको ना फाइंड आउट करनी है। सो जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे आपको क्या मिलता है, फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू, अब यहां से ना 3/4 को कॉमन ले लोगे, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन बन जाएगा t³ डिवाइडेड बाई 3, और इसकी वैल्यू 0 से लेके 2, स्टिल इज इक्वल टू 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, और t का क्यूब यानी कि 2 का क्यूब वो बन जाएगा 8 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 2। फर्दर अगर आप इसको सोल्व करते हो, इसका मतलब क्या हुआ, v² डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू, ये वैल्यू आपको मिलती है 2। इसका मतलब है v² इज इक्वल टू 4, स्टिल इज इक्वल टू v इज इक्वल टू 2, और ये आपके पास जो आंसर आएगा, और ये आंसर आपके पास आएगा मीटर पर सेकंड में, 2 मीटर पर सेकंड। दिस इज द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, यानी कि थर्ड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। आप इसको ना वर्क एनर्जी थ्योरम से भी कर सकते हो, उससे आपने एक बार ना ट्राई करना है। वर्क एनर्जी थ्योरम के बेसिस पे भी आप इसको सोल्व कर सकते हो। अमाउंट ऑफ वर्क डन आप ना फाइंड आउट कर सकते हो यहाँ से। कैसे, P को ना लिख सकते हो dw डिवाइडेड बाई dt। पावर को आप कैसे एक्सप्रेस कर सकते हो, रेट ऑफ डूइंग वर्क, वहां से आपको वर्क मिल जाएगा। और वर्क को अपना वर्क एनर्जी थ्योरम के अकॉर्डिंग चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल लिख सकते हो। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू 0 है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू बन जाएगी हाफ mv²। m की वैल्यू ऑलरेडी आपको गिवन है 2 किलोग्राम, वेलोसिटी की वैल्यू ही तो फाइंड आउट करनी है, तो आप उससे भी कर सकते हो। नेक्स्ट वन इज, एक ऑब्जेक्ट जिसका मास m है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेट हुआ है फ्रॉम रेस्ट, यानी कि 0 इनिशियल वेलोसिटी से और फाइनल वेलोसिटी v0 गेन कर लिया t0 टाइम में। यूनिफॉर्म एक्सेलरेट हुआ है, यानी कि एक्सेलरेशन उसकी यूनिफॉर्म है, यानी कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। फाइंड द इंस्टेंटेनियस पावर ऑफ द बॉडी व्हेन इट्स वेलोसिटी इज v0 डिवाइडेड बाय 2। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहां पे आपको जो सिचुएशन गिवन है, एक ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट की ना अगर आप, एक ऑब्जेक्ट का मास m है
उसकी ना इनिशियल वेलोसिटी 0 गिवन है। क्या किया हुआ कि यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन के साथ ना उसने ना फाइनल वी नोट वेलोसिटी गेन कर लिया है। जो एक्सेलेरेशन है वो यहाँ पे ना कांस्टेंट मेंशन की हुई है, इस बात को आपने नोट करना, क्योंकि यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन का क्या मतलब होता है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अगर आप यहाँ पे ना फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करते हो यूजिंग, क्योंकि हम ना फाइनल वेलोसिटी को एक्सेलेरेशन के टर्म में एक्सप्रेस करेंगे पहले, यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओगे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सो यहां पे आपको ना एक्सेलेरेशन की वैल्यू मिल जाएगी 0 प्लस ए इंटू टी नोट में ए एक्वायर कर दिया इन्होंने। सो एक्सेलेरेशन की जो वैल्यू मिलती है आपको v नोट डिवाइडेड बाई टी नोट, और ये वैल्यू आपको मिलती है कांस्टेंट वैल्यू एक्सेलेरेशन की। अब आपको ना इंस्टेंटेनियस पावर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जब उसकी वेलोसिटी v नोट डिवाइडेड बाई 2 बन जाएगी। नाउ फॉर इंस्टेंटेनियस पावर, इंस्टेंटेनियस पावर के लिए हमारे पास ना क्या फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है, पावर को आप कैसे एक्सप्रेस कर सकते हो, डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स विद वेलोसिटी। अब जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी ने एक्वायर कर लिया, यानी कि ये सिंपल ये बन जाएगा फोर्स और वेलोसिटी का मल्टीप्लिकेशन। सो इसका मतलब जो इंस्टेंटेनियस पावर है स्टिल इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस पावर। अब आप ना फोर्स को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हो, मास इनटू एक्सेलरेशन और कितनी वेलोसिटी, यहां पे भी आपको लिखनी पड़ेगी जो उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, वो वेलोसिटी आपको कितनी गिवन है, v नोट डिवाइडेड बाई 2 स्टिल इज इक्वल टू एक्सेलरेशन की आपके ने क्या वैल्यू फाइंड आउट किया, v नोट डिवाइडेड बाई टी नोट। सो यहां पे आप ना एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट कर दीजिए v नोट डिवाइडेड बाई टी नोट, और यहां पे लिखा हुआ है v नोट डिवाइडेड बाई 2। अब इसका मतलब क्या हुआ, जो इंस्टेंटेनियस पावर आपके पास आई है यहां से वो कितनी आ जाएगी, m v नोट स्केयर डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ टी नोट। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ द इंस्टेंटेनियस पावर, m v स्केयर m v नोट स्केयर डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ टी नोट, यानी कि थर्ड ऑप्शन इज द राइट वन। होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। फर्दर अगर आपको कोई डाउट हो तो आप डिस्कस कर सकते हो। नेक्स्ट वन इज, अभी तक ना पावर के क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं यहां तक। एक मशीन है जो एक ऑब्जेक्ट को ना मूव कर रही है, एक मशीन क्या कर रही है, एक ऑब्जेक्ट को ना मूव कर रही है, और मशीन की जो पावर सप्लाई है वो कांस्टेंट है। मशीन की जो पावर सप्लाई है वो क्या है, कांस्टेंट है। पावर प्रोवाइडेड बाय द मशीन इज इक्वल टू कांस्टेंट। इफ द ऑब्जेक्ट बिगिंस इट्स मोशन फ्रॉम रेस्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट की जो इनिशियल वेलोसिटी है उसकी वैल्यू आपको कितनी गिवन है, 0 गिवन है। देन एट एनी टाइम टी इट्स वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू, तो ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी टाइम डिपेंडेंट रहेगी किसी भी टी टाइम पे, उसकी वैल्यू आपको ना फाइंड आउट करनी है, सिंपल। अब क्योंकि ना यहां पे अगर आप ध्यान से देखो, आपको ना वेलोसिटी की टर्म में ना पावर को वेलोसिटी की टर्म में आपको एक्सप्रेस करना, तो अगेन वही फॉर्मूला, पावर को आप कैसे एक्सप्रेस करोगे, फोर्स और वेलोसिटी के डॉट प्रोडक्ट की फॉर्म में, और पावर की वैल्यू कांस्टेंट है। पावर की वैल्यू अगर कांस्टेंट है इसका मतलब आप क्या लिख सकते हो, एज पावर इज इक्वल टू फोर्स इनटू वेलोसिटी, और ये वैल्यू आपको गिवन है कांस्टेंट, और उस कांस्टेंट को आप ना के मान सकते हो। मान लीजिए उस कांस्टेंट को आपने ना के का नाम दे दिया, इसका मतलब क्या हुआ, आपको ना फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब आप इसको कैसे एक्सप्रेस करोगे, फोर्स को अपना, इसका मतलब क्या हुआ, फोर्स इंटू वेलोसिटी इज इक्वल टू कांस्टेंट स्टिल इज इक्वल टू, फोर्स को आप कैसे लिख सकते हो, मास इंटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन को आप क्या लिख सकते हो, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, v इज इक्वल टू के। क्योंकि ना टाइम डिपेंडेंसी, टाइम पे डिपेंडेंट आपको ना वेलोसिटी को एज ए फंक्शन ऑफ टाइम एक्सप्रेस करना, तो आपको ये इंटीग्रेशन से ही करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ, एम वी डी वी इज इक्वल टू, अच्छा जो ये कांस्टेंट पावर P है ना, आप इसको ना P से भी एक्सप्रेस कर सकते हो। मान लीजिए ये जो कांस्टेंट पावर है, आप इसके लिए ना P का ही सिंबल यूज कर लो, कोई इश्यू नहीं है, पावर की टर्म में ही आप इसको ना एक्सप्रेस कर सकते हो। कांस्टेंट पावर को आप एक्सप्रेस कर सकते हो एज ए सिंबल विद P। अगर आपको स्टिल कोई कंफ्यूजन है तो मैं यहां पे ना सिंबल K ही लिख देता हूं, क्योंकि ना
फिर कंफ्यूजन हो जाएगी आपको। अब यहां पे क्या लिखना पड़ेगा, k इंटू डी टी। अब इसका मतलब क्या हुआ, v इंटू डी वी इज इक्वल टू के डिवाइडेड बाई एम डी टी। अब आपको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, इंटीग्रेटिंग दिस इक्वेशन ऑन बोथ द साइड। अब जब आप इसको इंटीग्रेट करते हो तो ये मिलता है v इंटू डी वी इज इक्वल टू, ये बन जाएगा इंटीग्रेशन k बाई एम और ये बन जाएगा dt। इनिशियल वेलोसिटी कितनी गिवन है, 0। फाइनल वेलोसिटी टाइम पे डिपेंडेंट फाइंड आउट करनी है, मान लीजिए उसको v से एक्सप्रेस कर दिया, इंटीग्रेट करोगे ये बन जाएगा v स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू, अब k भी कांस्टेंट है, मास भी कांस्टेंट है, dt का इंटीग्रेशन बन जाएगा t। अब क्योंकि हमने इंटीग्रेशन की लिमिट यूज कर लिया तो यहाँ पे इनिशियल टाइम 0 और फाइनल टाइम t है, तो यहाँ पे सिंपल ये आ जाएगा आपके पास 0 से t। जब आप इसको इवेल्युएट करते हो तो आपके पास ये सेम वैल्यू आ जाएगी के टी बाई एम। तो क्या बस मैं इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ, के टी डिवाइडेड बाई एम ही आपको वैल्यू मिलती है। अगर आप फर्दर वेलोसिटी को एज ए फंक्शन ऑफ टाइम एक्सप्रेस करते हो, इसका मतलब वेलोसिटी इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर आ जाएगा ट्वाइस ऑफ के इंटू टाइम डिवाइडेड बाई मास। तो ये किसके प्रोपोर्शनल है, अंडर रूट टी के प्रोपोर्शनल आ जाएगा। अंडर रूट टी का मतलब ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट ऑप्शन। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, क्योंकि टाइम डिपेंडेंसी गिवन है यहाँ पे वेलोसिटी की। तो पावर, जब आप इंस्टेंटेनियस पावर को डिस्कस करते हो तो ये फॉर्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखना। फोर्स और वेलोसिटी के डॉट प्रोडक्ट की फॉर्म में आप एक्सप्रेस करते हो। और क्योंकि ना फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, और ऑब्वियसली उनकी डायरेक्शन ना सेम ही रहेगी, क्योंकि यहाँ पे कोई डायरेक्शन का रोल ये कंसिडर कर ही नहीं रहे, क्योंकि पावर तो वैसे देखा जाए एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है। तो यहाँ पे ना डायरेक्शन की सेंस को इन्होंने मेंशन नहीं किया, तो अंडरस्टूड है कि भी जो फोर्स है उसी डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट क्या गेन करेगा, वेलोसिटी गेन करेगा। नेक्स्ट वन इज स्टिल, ये क्वेश्चन भी पावर पे बेस्ड है। एक पार्टिकल है जिसका मास m है, सर्कुलर पाथ पे ट्रेवल कर रहा है, जिसकी कांस्टेंट रेडियस r है। ये सर्कुलर पाथ है, इसकी कांस्टेंट रेडियस r है, यहां पे एक ना पार्टिकल ट्रेवल कर रहा है, सच दैट इट्स सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज वेरिंग विद टाइम एज। जो उसकी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है वो ना टाइम का फंक्शन आपको गिवन है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर एक्ट करती है, और ये इसकी क्या हो जाएगी, टेंजेंशियल वेलोसिटी हो जाएगी। तो उसकी जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है वो एज ए फंक्शन ऑफ टाइम एक्सप्रेस की हुई है, ये बन जाएगा के स्क्वायर आर टी स्क्वायर। ये इसकी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। यहाँ पे जो सिंबल के यूज किया हुआ है ये एक कांस्टेंट है। द पावर डिलीवर्ड टू द पार्टिकल बाय द फोर्सेज एक्टिंग ऑन इट। तो जो नंबर ऑफ फोर्सेज इस पे जो एक्ट कर रहे हैं वो इसको ना कितनी पावर डिलीवर करेंगे, ये वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। इस मूविंग ऑब्जेक्ट का जिसका मास m है, जो सर्कुलर पाथ पे ट्रेवल कर रहा है, जो इसकी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, इस सर्कल के सेंटर को आप O कंसीडर कर लीजिए। ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम एक्सप्रेस की हुई है। सो अगर ऐसी सिचुएशन आपको गिवन हो तो आपको ना इस ऑब्जेक्ट के लिए ना पावर की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का आपके पास एक डायरेक्ट फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है, v स्क्वायर डिवाइडेड बाय r एज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v स्क्वायर डिवाइडेड बाय r। r क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ, और ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू आपको कितनी गिवन है, k स्क्वायर r t स्क्वायर। अब यहां से आप ना उसकी वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। सबसे पहले तो यहां से आपको ना जो वेलोसिटी की वैल्यू मिलती है, यानी कि v स्क्वायर की जो वैल्यू मिलती है वो क्या मिलेगी, ये बन जाएगा k स्क्वायर r स्क्वायर t स्क्वायर। v स्क्वायर की वैल्यू आपको मिल गई है यहां से। अब जब आपको ना पावर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, पावर का मतलब होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क। अब वेलोसिटी की वैल्यू, अब आप इसकी ना काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करोगे। क्यों, एक तो आपको ना पावर डिलीवर्ड टू द पार्टिकल बाय द फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट, पावर के लिए आपको ना वर्क की वैल्यू रिक्वायर्ड है। क्या यहां पे आप ना पावर को फोर्स और वेलोसिटी के डॉट प्रोडक्ट की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो। अब क्योंकि यहां पे ना फोर्स और वेलोसिटी एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, उससे तो आप ना फाइंड आउट कर नहीं पाओगे। यहां पे आपने क्या करना, फोर्स को ना वर्क की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, रेट ऑफ डूइंग वर्क की फॉर्म में विद टाइम t, एक्सेलरेशन टाइम डिपेंडेंट। नाउ
अगर आप यहां से इसकी ना काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करते हो, जो इसकी ना काइनेटिक एनर्जी है, बेसिकली काइनेटिक एनर्जी क्या बन जाएगी इस पार्टिकल की, हाफ एम वी स्केयर इज इक्वल टू, तो ये क्या बन जाएगी, एम के स्केयर आर स्केयर टी स्केयर डिवाइडेड बाई 2, ये इसकी ना काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी। अब वर्क एनर्जी थ्योरम से आप ना क्या फाइंड आउट कर सकते हो, नाउ अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम से जो अमाउंट ऑफ वर्क डन है वो क्या हो जाएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल हो जाएगा। अब क्योंकि ना काइनेटिक एनर्जी ना टाइम डिपेंडेंट, अगर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी की बात करते हो वो टाइम डिपेंडेंस इनिशियल केस में तो जीरो हो जाएगा, और फाइनल भी टाइम डिपेंडेंट ही उसको स्टडी करते हैं। इसका मतलब जो वर्क डन है आप उसको कैसे लिख सकते हो, वो काइनेटिक एनर्जी ये वैल्यू के इक्वल आ जाएगा, एम के स्केयर आर स्केयर टी स्केयर डिवाइडेड बाई 2। अब इसको फर्दर आप कैसे प्रोसीड करते हो, यहां पे अगर मैं लिखूं इसको, अब आपने इसको कैसे करना, वर्क को अपना आप, क्योंकि आपको पावर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, वर्क को आप ना कैसे लिखते हो, वर्क को आप क्या लिख दोगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ, सॉरी पावर को आप कैसे लिख सकते हो, नाउ पावर को आप कैसे लिख सकते हो, रेट ऑफ डूइंग वर्क डी डब्ल्यू डिवाइडेड बाई डी टी। सो जब आप इसको ना डिफरेंशिएट करते हो तो आपको ना क्या वैल्यू मिलती है, जब आप इसको ना डिफरेंशिएट करते हो टाइम के रिस्पेक्ट में तो आपको क्या वैल्यू मिलती है, टी स्केयर का डेरिवेटिव 2 बन जाएगा, तो ये वैल्यू बनती है एम के स्केयर आर स्केयर टी। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, एम के स्केयर आर स्केयर टी, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इज द रिक्वायर्ड आंसर। होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। हमने पावर को रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क की टर्म में एक्सप्रेस कर दिया, तो उससे हमारे पास ना पावर की वैल्यू आ जाएगी एम के स्केयर आर स्केयर टी। होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट वन इज, अब यहां से जो आपके क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, यहां से ना काइनेटिक एनर्जी के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। काइनेटिक एनर्जी पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। एक मास एम मास का ऑब्जेक्ट है जो वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, उसके साथ काइनेटिक एनर्जी कितनी एसोसिएटेड है, 25 जूल। अगर 5 मीटर पर सेकंड उसकी वेलोसिटी है तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, 25 जूल। इफ वेलोसिटी ऑफ दिस ऑब्जेक्ट इंक्रीजेज 3 टाइम्स, वेलोसिटी का 3 टाइम्स कर दोगे तो काइनेटिक एनर्जी कितनी बन जाएगी। तो सिंपल काइनेटिक एनर्जी और वेलोसिटी के फॉर्मूला पे बेस्ड क्वेश्चन है। एज जो काइनेटिक एनर्जी है उसका क्या फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है, हाफ ऑफ मास ऑफ द पार्टिकल स्केयर ऑफ द वेलोसिटी, यानी कि ये किसके प्रोपोर्शनल है, वेलोसिटी के स्केयर के प्रोपोर्शनल है। सो अगर आप ध्यान दो काइनेटिक एनर्जी ना वेलोसिटी के स्केयर के प्रोपोर्शनल है, सो आपको ना सेकंड केस में काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, डिवाइडेड बाय T1। ये किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, V2 स्केयर डिवाइडेड बाय V1 स्केयर, स्टिल प्रोपोर्शनल टू। अब इन्होंने क्या कहा है कि उसकी जो वेलोसिटी है ना 3 टाइम्स बढ़ा दिया है, यानी कि जो V2 है, V2 क्या बन जाएगा, 3 टाइम्स ऑफ V1 डिवाइडेड बाय V1, इसका आपको करना पड़ेगा स्केयर। तो ये किसके प्रोपोर्शनल आ जाएगा, ये 9 टाइम्स, प्रोपोर्शनल टू 9 टाइम्स, एक कोफिशिएंट के प्रोपोर्शनल आ जाएगा। सो इसका मतलब आप यहां से क्या लिख सकते हो, इसका मतलब आप क्या लिख सकते हो, जो इसकी काइनेटिक एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, वो 9 टाइम्स हो जाएगी इसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के। जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का 9 टाइम्स हो जाएगी। और 9 टाइम्स इनिशियल काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी गिवन आपको, 25 जूल गिवन है। 25 को जब आप ना 9 से मल्टीप्लाई करते हो आपको क्या वैल्यू मिलती है, 225 जूल। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। हमने सिंपली काइनेटिक एनर्जी और वेलोसिटी के बीच के जो डिपेंडेंसी है उस रिलेशन का यूज कर लिया, आपको लेंथी कैलकुलेशन करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं पड़ी यहाँ पे ना। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट वन इज, अगर एक ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी को ना 300% से बढ़ा दिया जाए तब उसका जो मोमेंटम है वो कितने परसेंट से इंक्रीज करेगा।
एक ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस बाय लिखा हुआ है। इंक्रीजेस बाय का क्या मतलब है? अगर मान लीजिए उसकी जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है, जो उसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी, अगर मान लीजिए उसको T2 से हम एक्सप्रेस करें, T2 क्या है? उसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी है, उसको ना 300% से बढ़ा दिया जाए, 300% ऑफ T1, कुछ इस तरीके से इनिशियल काइनेटिक एनर्जी T1, हमने T सिंबल यूज किया हुआ काइनेटिक एनर्जी के लिए। सो 300% से अगर आप उसको इंक्रीज करते हो, मान लीजिए 1 को अगर आप ना 100% मान के चलते हो, 1 नंबर को आप ना 100% मान के चलिए, सो इसका मतलब आप यहां से क्या लिख सकते हो? इसका मतलब T2 इज इक्वल टू 4 टाइम्स T1, आप यही तो लिख पाओगे। होप आपको यहां तक का कंटेंट समझ में आया होगा। अब आपको ना इसके इंक्रीज करने से ना मोमेंटम पे कितना इफेक्ट पड़ेगा। अब मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी का क्या रिलेशन एग्जिस्ट करता है? एज मोमेंटम इज इक्वल टू, मोमेंटम को अपना काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस कर सकते हो? मोमेंटम इज इक्वल टू, ये बन जाएगा ट्वाइस ऑफ, अंडर रूट के अंदर ट्वाइस ऑफ मास ऑफ द पार्टिकल और उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है, इस टर्म में आप उसको ना एक्सप्रेस कर सकते हो। और मोमेंटम के अंदर ना परसेंटेज चेंज की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। मोमेंटम भी उसका इंक्रीज करेगा, अगर एक ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी को आप बढ़ा रहे हो तो उसका मोमेंटम भी इंक्रीज करेगा। एग्जैक्टली उसी रेशो में तो इंक्रीज नहीं करेगा, लेकिन इंक्रीज जरूर करेगा। और ऐसे अगर आप एक ऑब्जेक्ट के मोमेंटम को बढ़ाओगे तो उसकी काइनेटिक एनर्जी के अंदर भी इंक्रीमेंट होगा। आपको ना यहाँ पे ना जो परसेंटेज चेंज है मोमेंटम में, डेल्टा पी डिवाइडेड बाय पी मल्टीप्लाई विद 100, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है इस रिलेशन का यूज करते हुए। अगर आप इस रिलेशन के बेस पे फर्दर प्रोसीड करते हो तो आपको ना क्या वैल्यू मिलती है, और इस कैलकुलेशन को आप ना फर्दर कैसे लिखोगे? डेल्टा पी बाई पी का मतलब है फाइनल मोमेंटम माइनस में इनिशियल मोमेंटम डिवाइडेड बाय इनिशियल मोमेंटम मल्टीप्लाई विद 100, कुछ इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो। अब मोमेंटम काइनेटिक एनर्जी के ना अगर यहाँ पे देखोगे अंडर रूट ऑफ काइनेटिक एनर्जी के प्रोपोर्शनल है। इसके बाद अगर आप ना प्रोसीड करते हो, फाइनल मोमेंटम क्या आ जाएगा उसका? इसका मतलब है P2 की वैल्यू क्या बन जाएगी? 2m T2 माइनस में अंडर रूट P1 की वैल्यू क्या बन जाएगी? 2m T1 और डिवाइड बाय अंडर रूट के अंदर 2m T1, और इस पूरी वैल्यू को आपने किससे मल्टीप्लाई कर देना? 100 से मल्टीप्लाई कर देना, स्टिल इज इक्वल टू, अब अंडर रूट 2m है जो वो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे आपके पास जो बच जाएगा वो बच जाएगा अंडर रूट T1 माइनस में अंडर रूट T1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट T1, और इस क्वांटिटी को आपने मल्टीप्लाई कर देना 100 से। इसका मतलब क्या हुआ? अब जो फाइनल आपके पास है ना जो काइनेटिक एनर्जी है T2 वो क्या है? 4 टाइम्स ऑफ T1 है। तो यहाँ पे जब आप लिखते हो अंडर रूट 4 टाइम्स T1 माइनस में अंडर रूट T1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट T1, और आपने इसको ना 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। अंडर रूट टी कैंसिल हो जाएगा न्यूमिनेटर और डेनोमिनेटर में से, 4 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1। यानी कि आपसे कैलकुलेट करके आपको क्या वैल्यू मिलती है? 300% इज द रिक्वायर्ड आंसर। अच्छा एक मिनट रुको, 300% नहीं आएगा यहाँ पे ना, 4 का अंडर रूट 2 होता है, 2 माइनस 1 1, 1 डिवाइडेड बाय 1, यानी कि आ जाएगा आपके पास 100% इज द रिक्वायर्ड आंसर। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। नेक्स्ट वन इज, अब ये सेम क्वेश्चन क्या है जो प्रीवियस क्वेश्चन है उस पे बेस्ड है। यहाँ पे ना मोमेंटम का इंक्रीमेंट दे रखा है यहाँ पे, मतलब कि जो सिचुएशन है ना मोमेंटम को 100% से बढ़ा दिया। मान लीजिए कि भाई जो P1 उसका इनिशियल मोमेंटम और P2 क्या है उसका फाइनल मोमेंटम है, तो आप इसको ना कैसे लिखोगे? 100% ऑफ P1। अब 100% का क्या मतलब होता है? ये बन जाएगा 2 टाइम्स P1, नया मोमेंटम क्या बन जाएगा? 200% बन जाएगा। और तो अब यहाँ पे आपको ना काइनेटिक एनर्जी के बेस पे काइनेटिक एनर्जी की परसेंटेज बतानी है, तो कैसे लिखते हो? एज काइनेटिक एनर्जी का आप रिलेशन क्या लिखते हो? P² डिवाइडेड बाय 2m। काइनेटिक एनर्जी के अंदर जो परसेंटेज चेंज है उसकी वैल्यू आपको ना फाइंड आउट करनी है। तो ये बनेगा फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, और इसको आपने मल्टीप्लाई करना 100 के साथ। फर्दर आप प्रोसीड करते हो। अब क्योंकि ना काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम के स्केयर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये डिवाइड में 2m कैंसिल हो जाएगा,
मतलब आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, जो काइनेटिक एनर्जी है वो ना मोमेंटम के स्केयर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना पड़ेगा, P2 का स्केयर माइनस में P1 का स्केयर डिवाइडेड बाय P1 का स्केयर, और इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 से, स्टिल इज इक्वल टू, अब जो P2 है वो क्या है, वो ट्वाइस ऑफ P1 है, तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा 2 टाइम्स ऑफ P1 का स्केयर, माइनस में लिखना पड़ेगा P1 का स्केयर डिवाइडेड बाय P1 का स्केयर, और इसको आप कर दोगे 100 से मल्टीप्लाई, स्टिल इज इक्वल टू P1 स्केयर कैंसिल हो जाएगा, तो ये बनेगा 4 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 मल्टीप्लाई विद 100 इज इक्वल टू 300% इज द रिक्वायर्ड आंसर। जस्ट उसका ना रिवर्स केस पूछ लिया जो इससे प्रीवियस क्वेश्चन था, और एस्टेट में ये क्वेश्चन 2 बार आया हुआ है, ये 2011 का क्वेश्चन है और ये है 2016 में आया हुआ क्वेश्चन। होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 बॉल्स हैं, पहली बॉल का मास है 5 ग्राम और दूसरी बॉल का मास है 10 ग्राम, सेम मेटल से मिलके बनी हुई है, वो सेम वेलोसिटी के साथ ट्रेवल कर रही हैं, एक बॉल के साथ स्ट्राइक करके ना वो रुक जाएंगी। इफ द एंटायर एनर्जी इज यूज अप इन हीटिंग द बॉल, अगर जो बॉल की ना पास जितनी भी पॉसिबल एनर्जी थी वो सारी की सारी एनर्जी ना बॉल को स्ट्राइक ए बॉल एंड स्टॉप द यूज इन हीटिंग द बॉल्स, जैसे ही वो बॉल ना, जैसे बॉल के पास इनिशियली वेलोसिटी है, यानी कि उसके पास एक इनिशियली नॉन जीरो मोमेंटम है और नॉन जीरो काइनेटिक एनर्जी है, वो बॉल से टकरा के ना रुक जाती है। अब वो जो उनकी काइनेटिक एनर्जी थी, अब वो कहीं ना कहीं अपीयर तो होगी, वो उन दोनों बॉल्स को ना हीट अप करने में यूज हो जाएगी, यानी कि उनका ना, यानी कि वो हीट अप हो जाएंगी, वो काइनेटिक एनर्जी हीट एनर्जी में ट्रांसफर हो जाएगी बॉल के साथ हिट करने के बाद, क्योंकि इंस्टेंटली उनका मोमेंटम जीरो हो जाएगा। सो मोमेंटम उनका एक अब स्मॉल टाइम में ना एक लार्ज अमाउंट से चेंज हो जाएगा, तो उनकी जो काइनेटिक एनर्जी वो सारी की सारी हीट एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगी। सबसे पहली बात, वो दोनों बॉल्स ना सेम मेटल से मिलके बनी हुई है, अगर वो सेम मेटल से मिलके बनी हुई है तो उनकी स्पेसिफिक हीट की वैल्यू भी तो कांस्टेंट है। यहाँ पे मैं, अगर आप इनिशियली बात करते हो, यहाँ पे जो स्टार्टिंग में जो काइनेटिक एनर्जी है ना, अगर आप उसको ना कैसे एक्सप्रेस करते हो, फाइनल, अगर आप यहां पे लिखोगे कि फाइनल जो कितनी हीट एनर्जी वो गेन करेंगी, फाइनल हीट एनर्जी, फाइनल हीट एनर्जी वो कितनी गेन करेंगी, वो बेसिकली जितनी उनकी ना इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है उसी, वही तो उसकी हीट एनर्जी के अंदर चेंज हो जाएगी। अब फाइनली जो वो ना हीट एनर्जी गेन करेंगे उसका फॉर्मूला बनेगा एम सी डेल्टा टी, और ये क्या हो जाएगा, उनकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, यानी कि हाफ एम वी स्केयर। अब यहाँ पे जो सी है वो क्या है, स्पेसिफिक हीट है। अब स्पेसिफिक हीट ना दोनों बॉल्स के लिए बेसिकली सेम है, तो अगर यहाँ पे ना स्पेसिफिक हीट सेम है तो दोनों बॉल्स ना सेम अमाउंट से उनकी एनर्जी राइज हो जाएगी। अगर आप इसको फर्दर सोल्व करते हो, वैसे तो आपको ना ये यहां से ही ध्यान देना कि उनका ना सेम मेटल से वो मिलके बनी हुई है, एज द material is same for both balls, so their specific heat is also same। अब उसके बाद क्या लिखोगे, hence same amount of heat is generated, same amount of heat energy is generated, so जो उनका टेम्परेचर, मान लीजिए पहली बॉल का टेम्परेचर T1 है, दूसरी का T2 है, वो सेम अमाउंट से क्या हो जाएगा, राइज हो जाएगा। जो फाइनल उनकी हीट एनर्जी होएगी mc डेल्टा टी की फॉर्म में, जिसको आप एक्सप्रेस करोगे तो वो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के इक्वल हो जाएगी। और यहां से आपको ना डेल्टा टी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसका मतलब जो डेल्टा टी की वैल्यू आएगी यहां से ना, डेल्टा टी की वैल्यू क्या आएगी,
जो उनकी ना काइनेटिक एनर्जी है दोनों बॉल्स की, काइनेटिक एनर्जी को बेसिकली उनके मास और स्पेसिफिक हीट से जब आप डिवाइड करते हो, इस फॉर्मूला का यूज करके आपने फाइंड आउट करना है। जब फाइंड आउट करोगे तो दोनों बॉल्स के लिए क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा। राइज इन टेम्परेचर इज सेम फॉर बोथ द बॉल्स, यानी कि थर्ड ऑप्शन इज द राइट वन। होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपको गिवन है, दो स्प्रिंग है जिनका ना स्प्रिंग कांस्टेंट ना डिफरेंट है, डिफरेंट स्प्रिंग कांस्टेंट के स्प्रिंग आपको गिवन है, ऑन हैंगिंग इक्वल मासेस एट देयर फ्री एंड। अगर उन दोनों स्प्रिंग से ना जिनका डिफरेंट स्प्रिंग कांस्टेंट है, सेम मास को ना सस्पेंड कर दिया जाए, तब आपको ना उनकी जो पोटेंशियल एनर्जी है उनकी ना रेशो फाइंड आउट करनी है कि क्या दोनों स्प्रिंग में ना सेम अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी या फिर डिफरेंट अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी। ये वैल्यू आपको ना फाइंड आउट करनी है। अब जो दो स्प्रिंग आपको ना गिवन है, बेसिकली जो दो स्प्रिंग है, मान लीजिए जो दो स्प्रिंग है, अभी इससे ना एम मास को सस्पेंड किया, मान लीजिए पहले स्प्रिंग का जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो K1 है, और अगर आप ना एक दूसरा स्प्रिंग ड्रॉ करते हो यहाँ पे, एक आपको ना यहाँ पे सेकंड स्प्रिंग ड्रॉ कर दिया, इसका जो स्प्रिंग कांस्टेंट है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट को आप K2 से डिनोट करो। अब जब ये ना मास सस्पेंड कर दिया तो इसका ना वेट एक्ट करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। सो बेसिकली यहां पे ना रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो जाएगा, वो बन जाएगा K1x के इक्वल। और दूसरी सिचुएशन में जो क्या हो जाएगा, यहां पे जो रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो जाएगा K2x, और इसका मास क्या है, क्योंकि दोनों का मास सेम है mg। सो जब ना सेम मास को आप सस्पेंड करते हो दो डिफरेंट स्प्रिंग से, जब अपना सेम फोर्स सेम मास को सस्पेंड कर रहे हो, यानी कि जो अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स है उसकी वैल्यू को आपने क्या कर दिया, इक्वल कर दिया। तो आप यहां पे क्या लिख सकते हो, हेयर जो मान लीजिए ये फोर्स है, इस फोर्स को आपने ना F1 से एक्सप्रेस कर दिया, और इस फोर्स को आपने ना F2 से एक्सप्रेस कर दिया। हेयर अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स इज सेम। अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स क्या है, बेसिकली सेम है दोनों के दोनों स्प्रिंग के लिए। अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स इज सेम फॉर बोथ स्प्रिंग्स। सो अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स अगर सेम है, इसका मतलब क्या हुआ, जो दोनों में ना रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप होएगी। रीस्टोरिंग फोर्स कैसे डेवलप हो जाएगी, यानी कि रीस्टोरिंग फोर्स इक्वल डेवलप हो जाएगी, F1 इज इक्वल टू F2। अब F1 कितना जाएगा, तो F1 कितना जाएगा, सिंपली K1 x1 इज इक्वल टू, और F2 कितना जाएगा, K2 x2। रीस्टोरिंग फोर्स इक्वल हो जाएगा। यहां पे ध्यान देना, जो स्प्रिंग के अंदर ना एक्सटेंशन है ना, एक्सटेंशन इक्वल नहीं होगी क्योंकि उनका स्प्रिंग कांस्टेंट डिफरेंट है। हम बात कर रहे हैं रीस्टोरिंग फोर्स सेम अमाउंट से डेवलप हो जाएगा, ये चीज इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एक्सटेंशन तो उनमें अलग अलग है बेसिकली। सो यहां से जब आप ना वैल्यू फाइंड आउट करते हो x1 डिवाइडेड बाई x2 की, x1 डिवाइडेड बाई x2 की वैल्यू जब आप फाइंड आउट करते हो, आपको क्या वैल्यू मिलती है, K2 डिवाइडेड बाई K1। और हम ये मान के चलते हैं यहां पे ना, और हम ये मान के चलते हैं कि जो हम ये मान के चल रहे हैं जो सेकंड स्प्रिंग है ना, उसका स्प्रिंग कांस्टेंट पहले वाले स्प्रिंग के स्प्रिंग कांस्टेंट से ज्यादा है। हम ये अजम्पशन मान के चल रहे हैं। अब हमारे पास है ना ये सिचुएशन आ गई, K2 बाई K1 ग्रेटर देन 1 है। सो इसका मतलब क्या हुआ, अगर ऐसा है यानी कि सेकंड स्प्रिंग का अगर स्प्रिंग कांस्टेंट ज्यादा है फर्स्ट स्प्रिंग के केस में, और अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू तो सेम है ही है, तो उस केस में क्या होगा, जो फर्स्ट स्प्रिंग है, इसका मतलब आप क्या लिख सकते हो, फर्स्ट स्प्रिंग के अंदर जो एक्सटेंशन प्रोड्यूस हो जाएगी वो बेसिकली क्या हो जाएगी, वो सेकंड स्प्रिंग के कंपैरिजन में ज्यादा हो जाएगी। फर्दर अगर आप इसको सोल्व करते हो, अब आपको ना पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, बेसिकली यहां पे ना U1 डिवाइडेड बाई U2। सो अगर आप ना U1 डिवाइडेड बाई U2 की वैल्यू फाइंड आउट करते हो, पहले स्प्रिंग के अंदर स्टोर एनर्जी डिवाइडेड बाय दूसरे स्प्रिंग के अंदर स्टोर एनर्जी इज इक्वल टू क्या बन जाएगा,
हाफ के एक्स स्क्वायर। तो आपको सिंपली यहां पे अगर लिखना पड़े तो ये बन जाएगा k1 x1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय k2 x2 स्क्वायर स्टिल इज इक्वल टू। अब आप यहां पे देखोगे ध्यान से, x1 डिवाइडेड बाय x2 है, x1 डिवाइडेड बाय x2 है, बेसिकली वो स्क्वायर में अपीयर हुआ है। आप यहाँ पे ना k1x का एक पेयर बना दो, क्योंकि k1x और k2x एक दूसरे के इक्वल हैं, तो ओवरऑल ये किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, k1x को अगर आप, यानी कि ओवरऑल कैंसिल हो गया, ये बन जाएगा आपके पास x2 डिवाइडेड बाय, सॉरी x1 डिवाइडेड बाय x2, कुछ इस तरीके से आपके पास आ जाएगा। और x1 और x2, x1 की वैल्यू x1 से बड़ी है, इसका मतलब ये हो जाएगा। तो ओवरऑल आप क्या लिख सकते हो, फर्स्ट स्प्रिंग के अंदर ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी दूसरे स्प्रिंग के कंपैरिजन में। और एक इंटरेस्टिंग बात, सेकंड स्प्रिंग हमने वो कंसीडर किया हुआ है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट ज्यादा है। सो पोटेंशियल एनर्जी कौन से स्प्रिंग में ज्यादा स्टोर हुई, जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू कम है। पोटेंशियल एनर्जी फॉर द स्प्रिंग विद हायर स्प्रिंग कांस्टेंट इज मोर, नहीं, पोटेंशियल एनर्जी फॉर द स्प्रिंग विद लोअर स्प्रिंग कांस्टेंट इज मोर, यानी कि सेकंड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा, स्प्रिंग कांस्टेंट के बेसिस पे हमने इसको सोल्व किया। नेक्स्ट वन इज, अब ये भी ना स्प्रिंग के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है, पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएटेड होती है ना स्प्रिंग के साथ। अब आपको यहां पे ना दो स्प्रिंग गिवन है, अब यहां पे आप ध्यान से देखो, दो स्प्रिंग दे रखे हैं जिनके ना स्प्रिंग कांस्टेंट के बीच में आपको ना रिलेशन दे रखा है। स्प्रिंग ए का जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो बी स्प्रिंग के स्प्रिंग कांस्टेंट का क्या है, डबल है। स्ट्रेच बाय अप्लाइंग ए फोर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, और मान लीजिए इस पे ना जो अप्लाइड फोर्स है उसको आपने एफ से एक्सप्रेस कर दिया, ये स्प्रिंग ए है आपके पास। अब इसका जो स्प्रिंग कांस्टेंट है उसके स्प्रिंग कांस्टेंट को के ए से एक्सप्रेस किया हुआ है, और जो सेकंड स्प्रिंग है उस पे भी एक्सटर्नल फोर्स तो उतना ही है, और इसका जो स्प्रिंग कांस्टेंट है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू है के बी। और इसमें क्या रिलेशन है, जो स्प्रिंग ए का स्प्रिंग कांस्टेंट है वो क्या है, उसकी वैल्यू क्या है, दूसरे स्प्रिंग के स्प्रिंग कांस्टेंट से डबल है। ये चीज का आपने ध्यान रखना है। और स्ट्रेच बाय, अब इनको ना स्ट्रेचिंग किया अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स सेम अप्लाई करते हुए। अब इन्होंने ये कहा है कि भाई जो ए स्प्रिंग है ना, इसके अंदर जो स्टोर एनर्जी है, इसके अंदर कितनी एनर्जी स्टोर हुई है, यानी कि एनर्जी स्टोर इन स्प्रिंग ए इज इक्वल टू ई। सो यहां से आपको क्या फाइंड आउट करना है, एनर्जी स्टोर इन स्प्रिंग बी, ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब आप ध्यान से देखो, अब ए का जो स्प्रिंग कांस्टेंट है बी के स्प्रिंग कांस्टेंट का डबल है। अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन पढ़ा था, जिस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट ज्यादा होता है उसमें जो सेम अमाउंट का फोर्स अप्लाई करते हो तो उसमें ना कम एनर्जी स्टोर हो जाएगी, यानी कि जिस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट कम है उसमें ज्यादा एनर्जी स्टोर हो जाएगी। सो अगर आप ऑप्शन से भी देखोगे ना, जैसे ये नहीं हो सकता क्योंकि इक्वल एनर्जी स्टोर होएगी, ये है 50% एनर्जी, ये भी नहीं होगा, ज्यादा एनर्जी आनी चाहिए। अब डबल आएगी या 4 टाइम्स आएगी वो हम फाइंड आउट कर लेते हैं। सो अगर आप यहां पे सोल्व करते हो इसको, एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग कांस्टेंट इन द स्प्रिंग बी इज इक्वल टू, ये बन जाएगा हाफ ऑफ द वैल्यू ऑफ द स्प्रिंग कांस्टेंट बी, स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग बी, और ये बन जाएगा एक्स का स्क्वायर। अब क्योंकि ना अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स सेम है, सो अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स सेम है, अगर इक्वल मैग्नीट्यूड, अब यहां से आप ना क्या वैल्यू फाइंड आउट करोगे, तो यहां पे आप लिखोगे एक्स बी का स्क्वायर। अब एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू सेम है तो आप फर्दर क्या लिख सकते हो, एज एफ ए इज इक्वल टू अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू एफ बी। फर्दर आप कैसे सोल्व कर सकते हो, एफ ए का क्या मतलब है, स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग ए, और उसमें जो एक्सटेंशन प्रोड्यूस हुई है मान लीजिए उसको एक्स ए से डिनोट करते हो। बी स्प्रिंग के अंदर कितना रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो जाएगा, स्प्रिंग कांस्टेंट और जितना एक्सटेंशन उसमें प्रोड्यूस हुई है, स्टिल इज इक्वल टू। अब हमको यहाँ पे क्या करना है, एक्स बी की वैल्यू एक्स ए की टर्म्स में फाइंड आउट करनी है। सो ये बन जाएगा आपके पास के ए डिवाइडेड बाय के बी, और ये आ जाएगा एक्सटेंशन प्रोड्यूस इन स्प्रिंग ए एक्स ए। इस तरीके से आप एक्सप्रेस कर सकते हो। फर्दर जब आप इसको सोल्व करते हो, अब स्प्रिंग ए का जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो उसके कंपैरिजन में डबल है, तो ये आ जाएगा ट्वाइस ऑफ द एक्सटेंशन प्रोड्यूस इन स्प्रिंग ए।
फर्दर जब आप इसको सोल्व करते हो, इसका मतलब क्या हुआ, अब अपर इक्वेशन में इसका जब आप यूज करते हो, इसका मतलब जो बी स्प्रिंग के अंदर ना जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी वो क्या बन जाएगी, हाफ ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ बी। अब बी का स्प्रिंग कांस्टेंट ना ए के कंपैरिजन में क्या है, ए की एनर्जी को हमने ई से एक्सप्रेस किया हुआ है, और वो एनर्जी है कितनी, अगर आप उसको रिप्रेजेंट करते हो तो ये बन जाएगा हाफ ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ ए, और ये बन जाएगा एक्स ए का स्केयर। एक्सटेंशन भी हमने फाइंड आउट कर लिया है। तो यहां पे जब आप इसको एक्सप्रेस करते हो के बी क्या बन जाएगा, वो के ए का ना हाफ है, तो ये बन जाएगा के ए डिवाइडेड बाई 2, और एक्स बी का स्केयर, एक्स बी क्या है, एक्स ए का डबल है, तो आपको इसका ना डबल करके ना स्केयर करना पड़ेगा। सो फर्दर जो आपको आंसर मिलता है यहां पे, जैसे यहां पे जब आप इसको सोल्व करते हो ना, सो बेसिकली 2 का स्केयर बन जाएगा 4, 4 को ना ये वाला 2 कैंसिल कर देगा 2, तो ये आ जाएगा उसकी जो एनर्जी है उसका क्या बन जाएगा, स्प्रिंग ए की एनर्जी का ना डबल वैल्यू आएगी स्प्रिंग बी के अंदर जो एनर्जी स्टोर होएगी, पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग ए के कंपैरिजन में कितनी आएगी, डबल वैल्यू आएगी, यानी कि सेकंड ऑप्शन इज द राइट वन। होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। सो फाइनली लास्ट बट नॉट द लिस्ट, अब ये क्वेश्चन बेस्ड है प्रेशर पे, ये क्योंकि एक फोर्स के साथ जुड़ा हुआ टॉपिक होता है ना, प्रेशर का मतलब होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, तो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन इस क्लास में इंक्लूड किया है। एक ब्लॉक है जिसका मास आपको कितना गिवन है, 5 किलोग्राम एक ब्लॉक का मास आपको गिवन है। अब जैसे देखो ये एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक का मास कितना है, 5 किलोग्राम इसका मास गिवन है, इसको टेबल टॉप के ऊपर रखा हुआ है। इफ ब्लॉक हैव लेंथ, अब इसके ना आपको ना डायमेंशन दे रखे हैं, जैसे लेंथ, ब्रेड्थ और जो हाइट होती है, एल बी एच का जो पेयर एग्जिस्ट करता है 3 डायमेंशन के लिए, लेंथ कितनी है इसकी 20 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ कितनी है, सॉरी लेंथ तो इसकी है 10 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ कितनी है इसकी 20 सेंटीमीटर, और हाइट कितनी है इसकी 40 सेंटीमीटर। देन प्रेशर एक्सर्टेड बाय ब्लॉक ऑफ मास 5 kg ऑन द टेबल टॉप और एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब ये बेसिकली ना टेबल टॉप के ऊपर ना कितना प्रेशर एक्सर्ट करता है, ये टेबल टॉप के ऊपर कितना प्रेशर एक्सर्ट करता है। अब बेसिकली प्रेशर के लिए ना, प्रेशर का क्या फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय बेस एरिया, जो इसका ना बेस एरिया एग्जिस्ट करेगा ना, उसके इस ब्लॉक का बेस एरिया जो एग्जिस्ट करेगा, फोर्स कितना एक्सर्ट करता है, जितना इसका मास है, और साथ में एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिवाइडेड बाय बेस एरिया। अब आपको ना यहां पे ना प्रेशर की ना 3 डिफरेंट वैल्यू मिलेंगी, है ना इंटरेस्टिंग केस, क्यों, बेस एरिया ना, जो बेस एरिया होगा वो 3 बेस एरिया एग्जिस्ट करेंगे इस ब्लॉक के लिए। अगर आप इस ब्लॉक को कुछ इस तरीके से रखो कि टेबल टॉप के साथ इसकी ना लेंथ और ब्रेड्थ वाला हिस्सा टच करे। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, अगर आप इसको वर्टिकली स्टैंड करते हो, यानी कि इसका ना ब्रेड्थ और थिकनेस वाला हिस्सा टेबल टॉप के साथ टच में रहे। तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है, इसको आप ना कुछ इस तरीके से रखो कि इसकी लेंथ और थिकनेस वाला एरिया टेबल टॉप के टच में रहे, तो 3 डिफरेंट वैल्यू एग्जिस्ट करेंगी। हेयर 3 डिफरेंट वैल्यू, क्योंकि प्रेशर क्या होता है, एरिया की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। 3 डिफरेंट वैल्यूज ऑफ प्रेशर एग्जिस्ट डिपेंडिंग ऑन द बेस एरिया ऑफ ब्लॉक। अब मान लीजिए अगर मैं प्रेशर की ना एक वैल्यू फाइंड आउट करके आपको बता रहा हूं, बाकी 2 वैल्यू आपने ना सेल्फ से करनी है। अगर मान लीजिए प्रेशर की पहली वैल्यू के लिए हम उसको ये मान के चलें कि वो ना टेबल टॉप के जब रखा हुआ है तो उसकी ना लेंथ और ब्रेड्थ उसके टच में है, टेबल के टच में है, यानी कि प्रेशर को मैं कैसे फाइंड आउट करूंगा, वेट डिवाइडेड बाय एरिया। एरिया के लिए मैं ना L इंटू बी,
एक तो आप ऐसे फाइंड आउट कर सकते हो। अब मास की वैल्यू कितनी गिवन आपको, मास की वैल्यू आपको गिवन है 5 kg, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू है 9.8 डिवाइडेड बाई लेंथ, ही आपको ना सेंटीमीटर में गिवन है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। आपने जब इसको मीटर में कन्वर्ट करते हो 10 सेंटीमीटर को, ये बन जाएगा 10⁻⁻², आपने साथ में लिखना पड़ेगा। और ब्रेड्थ, ब्रेड्थ है 20 सेंटीमीटर, तो ये लिखना पड़ेगा 20 इंटू 10⁻⁻² मीटर, स्टिल इज इक्वल टू। अगर आप इसको ना फर्दर जब सोल्व करते हो तो आपको ना क्या वैल्यू मिलती है यहां से ना प्रेशर की, अगर आप इसको फर्दर सोल्व करोगे, अब न्यूमरेटर में आपके पास क्या बन जाएगा, न्यूमरेटर में आपके पास बन जाएगा 49, और डिवाइड में यहां से आप देखो 20 को 10 से करोगे 200, 200 को ना 10⁻⁴ से डिवाइड करोगे 0.02, और फर्दर अगर आप इसका आंसर लिखना चाहते हैं तो आप इन्हें से 2 से कैंसिल करोगे, 2 2 जा 2 4 जा 2 5 जा, और ये 0, और ये आ जाएगा न्यूटन पर स्क्वायर मीटर 2450, यानी कि ये सेकंड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। क्योंकि ना हम मोस्टली ये कंसीडर करके चलते हैं कि बॉक्स को आपने कुछ इस तरीके से रखा हुआ है कि जो उसका बेस एरिया ना उसके लॉन्ग उसकी लेंथ को और ब्रेड्थ को रखा हुआ है, लेकिन आप उसको ना वर्टिकल स्टैंडिंग पोजीशन में भी रख सकते हो, तो दो और वैल्यू भी एग्जिस्ट करती हैं। लेकिन अब हमारा क्योंकि ना लेंथ और ब्रेड्थ जो उसका बेस एरिया है वहां से जो हमने फाइंड आउट कर लिया उससे हमारा आंसर मैच हो गया। होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। सो आज का जो हमारा सेशन है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। होप आपको आज का कंटेंट समझ में आया होगा। अगर फर्दर आपको कोई डाउट हो तो आप डिस्कस कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।